वज़ीर-ए-आज़म ने फैसलाबाद डिवीजन के हवाले से जो तरक्याती स्कीम्स हैं उसका भी इजलास तलब किया था, जिसमें वफाकी वज़रा भी फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले थे। उसके साथ साथ जो फैसलाबाद की तंजीम साजी है उस पर भी गौर किया गया है। अब तरक्याती स्कीम्स का दायराकार बढ़ाने का फैसला किया गया कि मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर तरक्याती स्कीम्स का दायराकार बढ़ाया जाएगा और इसी की बुनियाद पर तरक्याती जो फंड्स हैं उनका इजरा किया जाएगा और उसी की बुनियाद पर यही नारा लेकर हम बल्दियाती इलेक्शन में उतरेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। अब ये जो मैकेनिज्म है, इस वक्त में आकर अगर आप तरक्याती स्कीम्स का ऐलान करते हैं या पहले से जारी तरक्याती स्कीम्स पर गौर करते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या बल्दियाती इंतखाबात में आपको जीत की सूरत में मिलेगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, डिवीजन को अब मरकज़ निगाह बनाया गया है, इसके बाद दीगर डिवीजन्स को भी बनाया जाएगा। बुनियादी वजह क्या लगती है, नाराज रहनुमाओं को मनाना या फिर वाकई तरक्याती स्कीम्स के हवाले से ये इजलास का बुलाया जाना? देखिए सर, नाराज, मैंने जिस तरह पहले भी कहा था, नाराज अरकान उनको मनाना, अपने सियासी मुखालफिन को फंड्स देकर उनके हल्के में उनके तरक्याती कामों की स्कीमों को मंजूर करके उनको अपने साथ मिलाना और उसके बाद अपना ये चीज़ पेश करनी कि हमने अपने दौरे इक़्तिदार में बेइंतहा तरक्याती काम किए हैं। देखिए, अरकान असम्बली को ये गिला रहता था, 3 साल से ये गिला था कि जनाब हमारे तरक्याती काम नहीं हो रहे, हमारे कहने पे फंड्स जारी नहीं होते, हमारे कहने पे हमारी दी हुई स्कीमें जो हैं वो मंजूर नहीं होती, हमारे कहने पे ना कोई वहाँ पे किसी को लगाया जाता है ना किसी को हटाया जाता है। तो अब ये फैसला हो गया है कि अरकान असम्बली को खुश किया जाए, तरक्याती काम किया जाए। चूँकि महंगाई का इतना तूफ़ान मच चुका था कि महंगाई की वजह से हुकूमत जो है उनके ज़िम्मे ये आ रहा था कि शायद हुकूमत को कोई वोट नहीं देगा, हुकूमत जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन में इलेक्शन हार जाएगी। अब उन्होंने टारगेट किया है कि पहले तो एक तो जनूबी पंजाब है उसको एक साइड पे कर दें, उसके लिए वो बहुत तेज़ी से काम कर। अब उन्होंने कहा सेंटर पंजाब और ख़ासकर वो डिवीज़न जहाँ पे मुस्लिम लीग नून स्ट्रॉन्ग है उनको किस तरीके से वहाँ पे आउट किया जाए, उनके बहुत से लोगों को फंड्स देकर किस तरह अपनी उनकी हमायत ली जाए, वहाँ पर यूनियन काउंसिल की सतह से लेकर ऊपर तक किस तरीके से किया जाए। फैसलाबाद को पहला टारगेट किया गया। देखिए, फैसलाबाद के अंदर गैर मुतवक्को तौर पर तहरीक इंसाफ भी काफ़ी अहम सीटों में अहम नशिस्तें जीती। जनाब शेर अली आउट हुआ, फरख हबीब इलेक्शन जीते, राजा रियाज इलेक्शन जीते और बहुत से लोग इलेक्शन जीते। इसी तरीके से गुजरांवाला था, गुजरांवाला, फैसलाबाद, उसके बाद आप पोटोहार की तरफ चले जाएंगे, फिर दीगर जगह पे जाएंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ इलेक्शन होने हैं, जहाँ जहाँ पे इन्हें चाहिए कि यहाँ पर इन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को आउट करना है, तो उसके लिए काम करेंगे। आपको ज़हन में रखिएगा, अब ये जो तरक्याती स्कीमें शुरू हुई हैं ये सिर्फ वो तरक्याती स्कीमें नहीं हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे हो रही हैं, यानी कि बड़े मेन रोड्स बन रहे हैं। अब गली मोहल्लों का भी काम शुरू होगा, अब गली मोहल्लों का काम शुरू होगा, छोटे कॉलेजेस, छोटे स्कूल, हस्पताल, बल्दियाती स्ट्रक्चर को मद्देनजर रख के उस स्कीम्स की बात हो रही है। बिल्कुल स्कीम्स की बात होगी। और जब गली मोहल्लों में जाके आप, इन्होंने प्रोग्राम ये बनाया है कि इनके गली मोहल्लों के जो नाराज कारकुन थे, वो कारकुन जिन्होंने तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में भरपूर किरदार अदा किया था, उनको एक्टिव किया जाए। उन्हें ये कहा जाए कि आपके इलाके की जो स्कीमें थी, ये स्कीम दी जाती है ना कि ये गली है, ये मोहल्ला है, ये गटर है, ये फलां है, ये नाला है, इसको इस तरीके से करना है, उन पर काम किया जाए और उनको साथ वहाँ पर एक्टिव किया जाए। वो वहाँ पर इलाके के लोगों को बताया, जनाब देखें ये इतने अरसे से काम नहीं हुआ था, इतने सालों से नहीं हुआ था, हमारी हुकूमत ने यह काम कर दिया। अब चूंकि बल्दियाती अभी ये काम इसलिए भी तेजी से शुरू हो गए हैं, ज़हन में रखिएगा कि बल्दियाती शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। जिस दिन बल्दियाती शेड्यूल अनाउंस हो गया तो जहां जहां का बल्दियाती शेड्यूल अनाउंस होगा वहां पे तरक्याती काम और दीगर मामला नहीं हो सकेंगे। लिहाजा इन्होंने फौरी तौर पे फैसलाबाद हो, फैसलाबाद के बाद दीगर डिवीजन होंगे, उनको लिया जाएगा। एक बात देखी जाए, 3.5 साल के अंदर फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम की दावेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। उनका यह कहना था कि हमने सपोर्ट किया जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम मिला और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में जिस तरह गैस की फराहमी के हवाले से या उसकी कीमतों के हवाले से इजाफा देखने में आया, सब्सिडी वापस ली गई, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन यानी एप्टमा ने भी एहतजाज किया, पावर लूम्स एसोसिएशन का भी एहतजाज जारी था। क्या इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बल्दियाती इंतखाबात? बिल्कुल पड़ेगा। देखें, जहाँ पे मैं फिर वही कह रहा हूँ, जहाँ पर 5 आपके मुखालफ होंगे वहाँ पे 3 आपके हमायत के लोग भी निकलेंगे। देखो, हुकूमत को एक एज होता है, ये बल्दियाती इलेक्शन जो होता है ना, इसमें हमेशा हुकूमत को एज रहता है, इसमें अपोजिशन को इतना एज नहीं रहता। हुकूमत को एज किसका रहता है? हुकूमत को एज सीधी सी बात है, मुतलका थाने पुलिस का एज रहता है, पटवारी का एज रहता है, हस्पताल का एज रहता है, उन तमाम अदारों का एज हासिल होता है हुकूमती उम्मीदवार को जो हुकूमत के इंटर होते हैं। और हुकूमती उम्मीदवार जो है लामहला पहले अपोजिशन के उम्मीदवार की निस्बत
ज़्यादा जो है वोट हासिल इसलिए कर लेता है कि उसे पता होता है कि मेरे कहने पे थाने से बंदा भी रिलीज़ हो जाएगा, मेरे कहने पे फलां अस्पताल में किसी को एडमिशन भी मिल जाएगा, मेरे कहने पे फलां स्कूल में किसी का एडमिशन भी हो जाएगा, मेरे कहने से तहसीलदार या नायब तहसीलदार या पटवारी जो है वो काम भी कर देगा। तो आम गली मोहल्ले के लोगों के काम होते क्या हैं? उन्होंने ये तो नहीं कहना जनाब हमें 50 करोड़ का कर्जा ले दें, उन्होंने ये तो नहीं कहना जनाब हमें एक टेक्सटाइल मिल लगा दें, उन्होंने ये तो नहीं कहना हमें फलां कर दें। देखें, आज अगर जहां पे आप करें एक महसूस इलाके की बात, एक महसूस तबके की बात, जहां पर उसको तबके को नुकसान हुआ है वहां पे फायदा ही पहुंचा है, और जहां हुकूमत इस पे आहिस्ता आहिस्ता काम भी कर रहे हो। मैं आपको ये भी एक खबर ब्रेक कर दूं, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बसाते खुद अब पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज के लोगों को मिलने जा रहे हैं, और उनके साथ साथ वो बड़ी कंपनीज के साथ साथ ऐसे तमाम बड़े सरमायादारों को मिलने जा रहे हैं कि जिनके कारोबार जो उनका कारोबार है वहां पे हजारों की तादाद में मुलाजमीन काम करते हैं, जहां उन्हें रिलीफ देंगे वहां पर वो उनसे रिलीफ लेंगे भी ताकि इनको बल्दियाती फायदा हो सके। आप क्या समझते हैं पीटीआई की इस हिकमत अमली के पैरेलल जो अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली होगी बिलखुसूस पीएमएलएन की, वो किस हद तक कमजोर दिखाई देती? देखें, पीएमएल मुस्लिम लीग नून जो है वो जब तक मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते उस वक्त तक अगर आप ये कहें मुस्लिम लीग नून दोबारा खड़ी हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून अपने चौधरी शुजात साहब कहते हैं जब वजीर आजम के उम्मीदवार यहाँ पे बैठे हों तो मियां साहब ने वापस, बस आप इसी से समझ लें, जब यहाँ पे इख्तलाफात डालने वाले बैठो। मेरा एक बड़े सीनियर मुस्लिम लीग नून के शख्स से मुलाकात हुई तो मैंने उससे कहा क्या बनेगा, उसने कहा हम बड़े खौफजदा हैं कि अगर जनूबी पंजाब में तहरीक इंसाफ जीत गई और गुजरांवाला डिवीज़न में भी 50% ये ले गई तो फिर हमारा तो हम तो बिल्कुल मर जाएंगे, क्योंकि इसका असर हम पे पड़ेगा, और जब इसका असर हम पे पड़ेगा तो हम बल्दियाती इलेक्शन हार जाएंगे। और इलेक्शन उसने यहाँ तक कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस ना आए तो ये मुस्लिम लीग नून का आखिरी इलेक्शन होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सोचती है कि अगर मियां साहब वापस ना आए तो ये मुस्लिम लीग नून का आखिरी इलेक्शन होगा, तो फिर देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक की हिकमत अमली किस हद तक कामयाब है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो मियां साहब की वापसी की उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं उनको किस हद तक मायूसी होगी। अगर वापस नहीं आते तो बल्दियाती इलेक्शन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और आने वाले दिनों में जनरल इलेक्शन जब होंगे तो उसमें पीएमएलएन की तैयारी क्या होगी।